नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी यूएनएफएफ के एक हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की। हाल ही में ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने ए फ्रेजाइल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस वैश्विक तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट 2023 जारी की। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सौर गतिविधि चक्र समय से पहले ही पूरा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को दल बदल से संबंधित मामलों पर 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी यूएनएफएफ के एक हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की। 2024 में यूएनएफएफ का 19वां सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। भारत ने इस सत्र में कंट्री लेड इनिशिएटिव यानी सीएलआई की मेजबानी की है। दरअसल सीएलआई 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पहला है वनाग्नि तथा वन प्रमाणीकरण और दूसरा है संधारणीय वन प्रबंधन। यूएनएफएफ के सत्र में होने वाली चर्चाएं संधारणीय वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन से संबंधित होगी। वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017 से 2030 के बीच संचालित की जाएगी, जिसमें 6 वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 उपलक्ष्यों का एक सेट शामिल है। ये लक्ष्य और उपलक्ष्य स्वैच्छिक और सार्वभौमिक हैं। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया है। संधारणीय वन प्रबंधन के तहत वनों की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग इस तरह से किया जाता है कि उससे वर्तमान और भविष्य दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यदि वन प्रमाणन की बात करें तो ये वन के उत्पादों की निगरानी, ट्रेसिंग और लेबलिंग के लिए कई मानकों के आधार पर जांच की जाती है। 2010 से 21 के बीच प्रमाणन योजनाओं के तहत आने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल में 35% की बढ़ोतरी हुई है। और आइए अब जानते हैं वन प्रमाणन की आवश्यकता क्यों है। इससे संधारणीय वन प्रबंधन में सहायता मिलती है। इससे ग्राहकों का विश्वास बना रहता है और वनों के मूल्य में वृद्धि होती है। वनों से जुड़े व्यवसाय करने के लिए पूर्व शर्त निर्धारित होती है। हालांकि वन प्रमाणन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि प्रमाणीकरण की कीमत काफी ज्यादा है, ऑडिट और अनुपालन की समस्या बनी रहती है, रिमोट एरिया में मौजूद वन की मालिकों तक पहुंच नहीं होती। आपको बता दें कि वन का मालिक एक ऐसा इंसान होता है जिसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत वन भूमि पर वृक्षों की कटाई का अधिकार प्राप्त होता है। अब यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि यूएनएफएफ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 2000 में यूएनएफएफ की स्थापना की थी, जिसे एक सहायक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यूएनएफएफ सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और संधारणीय विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही ये इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश और विशिष्ट एजेंसियां इसके सदस्य हैं। हाल ही में ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने अ फ्रेजाइल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस वैश्विक तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट 2023 जारी की। ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयर्डनेस मई 2023 में जारी किया था। ये फ्रेमवर्क भविष्य में वैश्विक महामारियों से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों को जांचने के लिए एक मजबूत तरीका प्रदान करता है। ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने अब तक 30 संकेतकों की पहचान की है, जिन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। ये 30 संकेतक निगरानी और जवाबदेहिता, वित्त पोषण, वैश्विक गवर्नेंस, R&D, समावेशन, वन हेल्थ अप्रोच से संबंधित है। और आइए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। भविष्य में आने वाली नई वैश्विक बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए विश्व अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। कई क्षेत्रों में तैयारी के स्तर में गिरावट भी देखी जा रही है, जिनमें कुछ जरूरी क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे कि R&D क्षेत्र में वैश्विक समन्वय में कमी, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार रोकने में कमी, इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी की कमी, निर्णय लेने में विकासशील देशों की सीमित भागीदारी और स्वतंत्र निगरानी की कमी। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सुधार का रुझान देखा गया है, जैसे कि क्षमता निर्माण, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र की भागीदारी, सामाजिक आर्थिक उपायों का वित्त पोषण आदि। रिपोर्ट कुछ सिफारिशें भी करती हैं, जैसे कि तैयारी, जवाबदेहिता और विश्वास बहाली के लिए साक्ष्य आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है।
PPR पॉलिसी में सुधार किया जाना चाहिए, जहां पहले 2 P का मतलब था पैंडेमिक और प्रिवेंशन, जबकि तीसरे P का मतलब है प्रिपेयर्डनेस और R का मतलब है रिस्पॉन्स। PPR वैश्विक कल्याण से जुड़ी एक अवधारणा है जो ये सुनिश्चित करती है कि सभी देश महामारी का समय पर पता लगाने और उससे निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार हों। R&D और आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्षेत्रीय क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। बहुक्षेत्रक और बहुहितधारक भागीदारी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसे वैश्विक बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2018 में स्थापित किया था। इसकी स्थापना 2014 से 2016 में इबोला महामारी के कारण की थी। ये स्वतंत्र रूप से निगरानी करने वाली और जवाबदेही वाली संस्था है। ये वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसे एक निगरानी फ्रेमवर्क बनाने का कार्य सौंपा गया है। ये फ्रेमवर्क वैश्विक महामारियों से निपटने की तैयारियों के लिए रोड मैप प्रदान करेगा। इस 15 सदस्यीय बोर्ड में राजनेता, एजेंसियों के प्रमुख और विशेषज्ञ शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया है। इसका उद्देश्य पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करके प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। दरअसल रबी सीजन वाली प्याज का स्टॉक लगातार कम होने के कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि हुई है। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस किसी विशेष उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया एक मूल्य होता है। इस मूल्य से कम कीमत पर उस उत्पाद का निर्यात नहीं किया जा सकता है। MEP यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को विदेश व्यापार, विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के तहत घोषित किया जाता है। DGFT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। विदेश व्यापार महानिदेशक इसका अध्यक्ष होता है। प्याज की कीमतों में वृद्धि के कई कारण हैं। जैसे मौसमी कारण की बात करें तो इसके कारण प्याज की कीमतें कम और ज्यादा होती रहती हैं। दरअसल प्याज की खपत पूरे वर्ष होती है, जबकि इसका उत्पादन वर्ष में कुछ निश्चित समयावधि में ही होता है। प्याज की कुल उपज में रबी सीजन वाली प्याज की हिस्सेदारी 65 से 70% तक होती है। शेष हिस्सेदारी खरीफ सीजन और खरीफ सीजन के आखिर में उगाई जाने वाली प्याज की होती है। आपको बता दें कि रबी सीजन मार्च मई माह तक होता है, जबकि खरीफ सीजन और खरीफ सीजन के आखिर में उगाई जाने वाली फसलें अक्टूबर मार्च माह तक होती हैं। जून और सितंबर महीने के दौरान प्याज का उत्पादन नहीं होता है। इस अवधि में प्याज की आपूर्ति रबी सीजन वाली प्याज के स्टॉक और खरीफ सीजन में उत्पादित प्याज की सहायता से की जाती है। वर्तमान में रबी सीजन वाली प्याज का स्टॉक खत्म हो रहा है, जबकि खरीफ सीजन वाली प्याज की आपूर्ति में देरी हो रही है और इसी वजह से प्याज की आपूर्ति कम हो गई है और इसकी कीमतों में वृद्धि हुई है। प्याज की कीमतों में वृद्धि के लिए मौसम संबंधी कारण भी जिम्मेदार हैं। मौसम संबंधी कारणों से खरीफ सीजन वाली प्याज की बुआई में देरी हुई है। साथ ही बुआई भी बहुत कम क्षेत्र में हुई है। इसके अलावा और भी कई संभावित कारण हैं, जैसे कि किसान अपनी फसल का चयन पिछले वर्ष की कीमतों के आधार पर करते हैं। ऐसे में फसल के अति उत्पादन या कम उत्पादन की संभावना बनी रहती है। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। उच्च परिवहन लागत, शीत भंडारण सुविधाओं की कमी और उच्च भंडारण लागत भी कीमतों में वृद्धि का कारण है। कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप की मूल्य श्रृंखला के विकास की योजना तैयार की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2018 में आरंभ की गई थी। प्याज की कीमतों को कम करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष तैयार किया गया है। इसके अलावा प्याज का किरणन यानी कि प्याज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क प्याज के किरणन यानी कि इरेडिएशन का कार्य कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार उन व्यक्तियों, समूहों और संगठनों को प्रदान किए जाते हैं जिनके कार्यों का पर्यावरण पर रूपांतरकारी प्रभाव पड़ता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2005 में की गई थी। तब से इन्हें प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। इसके तहत सरकारों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट नेतृत्व को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है। 2023 के पुरस्कार प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के प्रयासों के लिए देने की घोषणा की गई है। सभी 4 श्रेणियों में पुरस्कार विजेता हैं। नीति निर्माण नेतृत्व श्रेणी के तहत केजोन सिटी फिलीपींस की मेयर जोसेफिना बेलमोंटे को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने के लिए नीतिगत कार्रवाई करने आदि के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसके अलावा प्रेरणा और आवश्यक कार्रवाई श्रेणी में यूनाइटेड किंगडम के एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को जीवन चक्र दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया। उद्यम विजन श्रेणी में चीन के ब्लू सर्कल पहल को प्लास्टिक प्रदूषण के पूरे जीवन चक्र को समझने और निगरानी के लिए ब्लॉकचेन तकनीक
और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करने के लिए नवाचार के लिए चुना गया। चिली के जोस मैनुअल मोलर सामाजिक उद्यम एलग्रामो के संस्थापक हैं। उन्हें भी पुरस्कार देने की घोषणा की गई। एलग्रामो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और रोजमर्रा की आवश्यक लागतों को कम करने वाली रिफिल सेवाएं प्रदान करने के प्रति समर्पित हैं। विज्ञान और नवाचार श्रेणी में दक्षिण अफ्रीका की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये संस्था प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए नवाचार विकसित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बहुविषयक अनुसंधान का उपयोग करती है। आपको बता दें कि हर साल 23 मिलियन टन तक प्लास्टिक अपशिष्ट जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करता है। इससे झीलें, नदियां और समुद्र प्रदूषित हो जाते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने भी कई पहले शुरू की हैं, जैसे कि 1 जुलाई 2022 से निर्धारित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 2021 में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया गया था। इसके अलावा रीप्लान यानी प्रकृति से प्लास्टिक को हटाना परियोजना शुरू की गई है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सौर गतिविधि चक्र समय से पहले ही पूरा हो रहा है। एक सौर चक्र लगभग 11 वर्षों का होता है। इस दौरान सौर गतिविधियां सोलर मैक्सिमा या सोलर मिनिमा के बीच बदलती रहती हैं। सौर मैक्सिमा के दौरान सन स्पॉट्स यानी सौर कलंक सबसे ज्यादा संख्या में होते हैं। इसके विपरीत सोलर मिनिमा के दौरान सन स्पॉट्स की संख्या सबसे कम होती है। सौर गतिविधियों के कई रूप हैं, जैसे कि सौर ज्वालाएं, कोरोनल मास इजेक्शन, उच्च गति वाली सौर पवनें आदि। अगर हम सन स्पॉट्स की बात करें तो ये सूर्य की सतह पर निर्मित छोटे और काले रंग के धब्बे होते हैं। ये मजबूत चुंबकीय बलों से युक्त होते हैं। ये सूर्य पर अपेक्षाकृत कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं। जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रा समय के साथ बदलती है, वैसे वैसे सन स्पॉट्स भी बदलते हैं। ये बदलाव एक चक्र में होता है, जिसे सौर चक्र या सन स्पॉट्स चक्र भी कहा जाता है। यह आमतौर पर 11 वर्षों तक चलता है। हर 11 साल में या फिर लगभग समान अवधि में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। इसका ये मतलब है कि सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपना स्थान बदल लेते हैं। अब तक खगोलविदों ने 24 ऐसे चक्रों को रिकॉर्ड किया है। इनमें से अंतिम चक्र 2019 में समाप्त हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25वां सौर चक्र अब समाप्त होने जा रहा है। पूर्व में ऐसा अनुमान था कि सोलर मैक्सिमा की स्थिति जुलाई 2025 में निर्मित होगी। इसमें सूर्य की सतह पर लगभग 115 सन स्पॉट्स बनेंगे। पृथ्वी पर सौर गतिविधियों के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सौर तूफान और सौर ज्वालाएं आमतौर पर जीपीएस, रेडियो और उपग्रह संचार जैसे अंतरिक्ष आधारित परिचालनों को बाधित कर सकते हैं। इनसे हवाई जहाज की उड़ानों के संचालन, पावर ग्रिड और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों में बाधा आती है। सौर मैक्सिमा के दौरान कोरोनल मास इजेक्शन का उत्पन्न होना सामान्य घटना है। ये पृथ्वी के चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहे मैग्नेटोस्फीयर में बाधा पैदा करते हैं। अगला टॉपिक न्यायपालिका और विधायिका से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को दल बदल से संबंधित मामलों पर 3 महीनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष 10वीं अनुसूची के तहत एक अधिकरण के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे में विधायिका के सदस्यों की अयोग्यताओं से जुड़ी याचिकाओं पर एक उचित अवधि के भीतर निर्णय लेने के लिए बाध्य है। इसके लिए शीर्ष न्यायालय ने कीशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष वाद 2020 का संदर्भ लिया है। न्यायालय ने ये कहा है कि यदि असाधारण परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं, तो दल बदल रोधी मामले का निर्णय अधिकतम 3 महीनों के भीतर किया जाना चाहिए। दरअसल 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल करने वाले संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें शामिल है किसी राजनीतिक दल के सदस्य, निर्दलीय सदस्य और मनोनीत सदस्य। दल बदल की स्थितियों में संसद या विधान मंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, यदि कोई सदस्य निर्वाचित होने के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यदि कोई सदस्य अपने दल द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत जाकर संसद या विधान मंडल में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है, कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यदि एक निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, हालांकि यदि किसी राजनीतिक दल
के 2/3 निर्वाचित सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय करने पर सहमत होते हैं तो उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। वर्तमान में दल बदल रोधी कानून दल बदल से संबंधित किसी मामले पर निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष या सभापति या पीठासीन अधिकारियों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। काजिंद 2023 ये भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड हेलीकॉप्टर में लगे रॉकेट्स और टरेट गन्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड एक बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया है। यह अपनी श्रेणी में विश्व का एकमात्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ दोनों कर सकता है। ये हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागने में सक्षम है। ये शक्ति इंजन नामक 5.8 टन के ट्विन इंजन से संचालित होता है। इसे मुख्य रूप से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें बेहतरीन स्टील्थ फीचर्स, बख्तरबंद शील्ड सिस्टम और डार्क मोड हमले की क्षमता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दिशा निर्देश जारी किए। व्हाइट हाउस द्वारा जारी किए गए एआई दिशा निर्देशों में शामिल हैं ऐसे एआई मॉडल्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। उन्हें विकसित करने वाली कंपनियों को इन मॉडल्स के सुरक्षा परीक्षण संबंधी परिणामों को सरकार के साथ साझा करना होगा। सरकार तथा कथित रेड टीम टेस्टिंग के लिए भी दिशा निर्देश तय करेगी। रेड टीम टेस्टिंग के तहत किसी संगठन की साइबर सुरक्षा की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए उस संगठन के लिए असहज तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे हैकिंग आदि का उपयोग करना। धोखाधड़ी और डीप फेक से होने वाले नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए एआई तकनीक से बनाए गए फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि में वाटरमार्क जैसे फीचर जोड़ने के लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान निकाय। भारत ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय में सुधारों के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करने की मांग की है। विवाद निपटान निकाय यानी डीएसबी डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच विवादों को निपटाने के लिए डब्ल्यूटीओ की सामान्य परिषद डीएसबी के रूप में कार्य करती है। विवाद निपटान प्रक्रिया के 3 चरण हैं। पक्षकारों के बीच विमर्श, पैनल द्वारा निर्णय और यदि आवश्यक हो तो अपीलीय निकाय द्वारा निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा निर्णय का कार्यान्वयन। इसमें यदि हारने वाला पक्षकार निर्णय को लागू करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अगला टॉपिक है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। एक रिपोर्ट के मुताबिक माओवादियों ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में वन निरीक्षकों पर गोलीबारी की है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य 1984 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। ये केरल के सबसे उत्तरी भाग में स्थित संरक्षित क्षेत्र है। इसमें वनों के प्रकार की अगर हम बात करें तो पश्चिम तटीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पश्चिमी तटीय अर्ध सदाबहार वन, दक्षिण भारतीय आर्द्र पर्णपाती वन, दक्षिण पर्वतीय सदाबहार वन और बागान। इसके अलावा जीव जंतु, नीलगिरी जंगली कबूतर और शेर, पूछ, मकाक आदि शामिल हैं। ये अभ्यारण्य चीनकन्नी पूझा और उरिती पूझा नदियों का जलग्रहण क्षेत्र बनाता है। ये दोनों वल्लापट्टनम की सहायक नदियां हैं। 2030 तक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन को 3 गुना करना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को कोप 28 से पहले आबू धाबी में आयोजित एक बैठक में जारी किया गया था। इसे कोप 28 के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और ग्लोबल रिन्यूएबल्स अलायंस ने संयुक्त रूप से जारी किया है। ये रिपोर्ट 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट तक करने और औसत वार्षिक दक्षता को 2 गुना करने के लिए सुधार करने के लिए प्रमुख उपायों को रेखांकित करती है। इसमें 5 प्रमुख उपाय शामिल हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ऑपरेशन, नीति एवं विनियमन, आपूर्ति श्रृंखला, कौशल और क्षमता विकास, वित्त तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 22 गीगाटन की कटौती करने की जरूरत है।
अगला टॉपिक है प्रिजनर्स डायलेमा। रक्षा मंत्री ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रिजनर्स डायलेमा की अवधारणा का उल्लेख किया। प्रिजनर्स डायलेमा गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम्स में से एक है। यह अवधारणा निर्णय प्रक्रिया में विरोधाभास की स्थिति है। इसमें दो व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। इससे सर्वोच्च परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। गेम थ्योरी रणनीति बनाने का विज्ञान है। इसमें भागीदारों को सर्वोत्तम परिणाम तक पहुंचने के लिए गणितीय और तर्कसंगत रूप से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया जाता है। सीमित देयता भागीदारी। नई सीमित देयता भागीदारी तीसरा संशोधन नियमावली 2023 लागू हो गई है। इन नियमों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित किया है। LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक कंपनी और भागीदारी का मिश्रित रूप है। LLP किसी कंपनी की सीमित देयता संबंधी विशेषता और भागीदारी के लचीलेपन संबंधी विशेषता दोनों का लाभ प्रदान करती है। LLP सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 द्वारा शासित है। LLP एक कॉर्पोरेट निकाय होती है, साथ ही अपने भागीदारों से अलग एक कानूनी संस्था भी होती है। LLP के गठन के लिए न्यूनतम 2 भागीदारों की जरूरत होती है। हालांकि भागीदारों की अधिकतम संख्या पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देशवासियों ने होमी जहांगीर भाभा की जयंती मनाई। होमी जहांगीर भाभा का जन्म वर्तमान मुंबई और तब के बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। वे एक भौतिक विज्ञानी थे। उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के संस्थापक निदेशक थे। बाद में ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क कर दिया गया। वे भाभा स्कैटरिंग और भाभा हाइटलर थ्योरी से भी संबंधित थे। भाभा स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन्स का सापेक्षिक विनिमय प्रकीर्णन है। भाभा हाइटलर थ्योरी कॉस्मिक रे में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की बौछार है। भारत सरकार ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। वे 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जिनेवा में अध्यक्ष चुने गए थे। जहांगीर होमी भाभा में वैज्ञानिक दृढ़ता, साहस और उत्कृष्टता की खोज जैसे गुण मौजूद थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।